हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लासेस में। आज हम क्लास 12th का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला यूनिट है स्थिर विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र, इन सब का अध्ययन करेंगे और इनमें होने वाली घटनाओं का अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहला वर्ड आता है विद्युत। विद्युत होता क्या है? ठीक है, तो सामान्य अनुभव की बात है, जब हम सूखे बालों पर कंघी करते हैं तो उनमें कुछ गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसके वजह से वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। हल्की वस्तु यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों को, इसके पदार्थ के टुकड़ों को, जैसे कि कागज के टुकड़े हो गए, धूल के कण हो गए, इनको अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। ठीक है, और ये जो गुण होता है वह गुरुत्वाकर्षण से भिन्न होता है। तब इसके बारे में 6वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक था, थेल्स। ठीक है, वैज्ञानिक था थेल्स, जिन्होंने कब 6वीं शताब्दी में थेल्स नामक वैज्ञानिक थे, जो कहाँ के थे? ये थे यूनान के वैज्ञानिक थे। इनको यूनान विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। यूनान विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने एक पदार्थ लिया। क्या लिया? एक पदार्थ क्या है? एम्बर। और एक पदार्थ लिया एम्बर, और एक लिया ऊनी कपड़े। अब इन्होंने क्या किया? एम्बर नामक पदार्थ लिया और उस एम्बर नामक पदार्थ को ऊनी के कपड़े से घिसा, रगड़ा, और रगड़ने के पश्चात उन्होंने पाया कि ये जो पदार्थ होता है एम्बर का, यह छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जैसे कि धूल के कण, छोटे कागज के टुकड़े, ठीक है, हल्के पंखे, इन चीजों को ये अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ठीक है, तो ये गुण इसके अंदर आकर्षण का गुण उत्पन्न हो गया। कैसे करने से? एम्बर के अंदर आकर्षण गुण उत्पन्न हो गया। आकर्षण का गुण उत्पन्न हो गया किससे? ऊनी कपड़े से रगड़ने पर। ठीक है, तो ये बात किसने बताया? थेल्स ने बताया था। कब बताया था? 6वीं शताब्दी में बताया था। ठीक है, फिर सैकड़ों वर्षों पश्चात इनके खोज की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। फिर 16वीं शताब्दी में, ठीक है, कब? 16वीं शताब्दी में, सैकड़ों वर्षों पर शताब्दी में एक वैज्ञानिक आया, जिनका नाम है विलियम गिलबर्ट्स। कौन वैज्ञानिक आया? विलियम गिलबर्ट्स। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो एम्बर है, ठीक है, इन्होंने बताया कि एम्बर के समान ही बहुत सारी वस्तुएं होती है, बहुत सारे पदार्थ होते हैं, जिनमें भी एम्बर के समान ही क्या होते हैं? एम्बर के समान ही गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, गुण होते हैं इसमें, बहुत सारे जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ में एम्बर के ही समान गुण उत्पन्न हो जाते हैं। कब? जब उसको किसी पदार्थ से दूसरे पदार्थ से रगड़ा जाता है। ठीक है, 1646 में एक वैज्ञानिक आया, जिसका नाम है थॉमस ब्राउन। इन्होंने उस ऊर्जा को, जिसके कारण किसी पदार्थ को रगड़ने पर उसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, किसको? उस ऊर्जा जिसके कारण आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है, इस ऊर्जा को इन्होंने नाम दिया है। कौन सा नाम दिया है? विद्युत नाम दिया। क्या नाम दिया दोस्तों? विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। नाम दिया। ठीक है, यह जो इलेक्ट्रिसिटी नाम होता है, यह एम्बर से ही उत्पन्न हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी नाम जो होता है, यह एम्बर किससे उत्पन्न हुआ है? एम्बर से, क्योंकि एम्बर को ग्रीक में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रम बोलते हैं। इलेक्ट्रम
कहते हैं। ठीक है, इस तरह से थॉमस ब्राउन ने 1646 में जो आकर्षण का गुण उत्पन्न करने वाली ऊर्जा होती है उसको विद्युत नाम दिया है, इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया है। इसको एम्बर से ही इस नाम को लिया गया है। एम्बर को ग्रीक में इलेक्ट्रम कहा जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि वह ऊर्जा, ठीक है, या उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी हल्की वस्तु में को आकर्षण करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसको हम विद्युत कहेंगे। अर्थात जो विद्युत है, ये जो हमने लिखा हुआ है ऊपर में, विद्युत एक प्रकार की क्या है, यह बताता हूँ, एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, विद्युत क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिस पदार्थों में हल्की वस्तुओं को, किसको, हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह हम कह सकते हैं कि जो विद्युत है वो एक प्रकार की ऊर्जा है जिसको प्राप्त करने के पश्चात कोई भी पदार्थ हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। और जो पदार्थ यह गुण उत्पन्न होता है, जिस पदार्थ में गुण होता है, जिसके अंदर हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, उस पदार्थ को, ठीक है, इस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, इस पदार्थ को विद्युन्मय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विद्युन्मय बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, जो पदार्थ इन गुण को प्रदर्शित करता है उस पदार्थ को हम विद्युन्मय बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या होता है, एक प्रकार की भौतिक राशि होती है जिसको पा लेने पर कोई पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है या विद्युतीय गुणों को प्रदर्शित करता है। तो विद्युत आवेश क्या है, एक भौतिक राशि है, भौतिक राशि जिसको ग्रहण करके कोई पदार्थ में क्या उत्पन्न होता है, विद्युन्मय हो जाता है। ठीक है, विद्युन्मय हो जाता है या विद्युतीय गुणों को प्रदर्शित करने लगता है, इसको हम बोलते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश को हम क्यों से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यों से। इसका संकेत आप बोल सकते हो, विद्युत आवेश का संकेत जो है क्यों होता है, आप छोटा या बड़ा क्यों ले सकते हैं। अदिश राशि होता है, कैसा होता है, अदिश राशि होता है। इसकी परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत आवेश क्या होता है, एक भौतिक राशि होता है जिसको प्राप्त करने के पश्चात कोई पदार्थ जो होता है विद्युन्मय हो जाता है या विद्युतीय गुणों को प्रदर्शित करने लगता है। अर्थात विद्युन्मय का गुण जो हमने बताया है कि हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है। ठीक है, ये उत्पन्न हो जाता है, इसका संकेत होता है क्यों होता है, छोटा या बड़ा क्यों आप ले सकते हो। यह एक अदिश राशि होता है। ठीक है, इसका मात्रक, चलिए इसका मात्रक देखते हैं हम। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक। ठीक है, विद्युत आवेश के मात्रक कितने मात्रक होते हैं, चलिए देखते हैं। इसके एक तो है एसआई पद्धति में, एसआई या एमकेएस बोल सकते हो आप, एक होता है सीजीएस में, एमकेएस पद्धति और सीजीएस पद्धति में। चलिए देखते हैं, एमकेएस पद्धति में जो इसका मात्रक होता है वो होता है कूलाम। ठीक है, इसको हम कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। एसआई या एमकेएस पद्धति में आवेश का जो मात्रक होता है वह कूलाम होता है जिसको कैपिटल सी से प्रदर्शित किया जाता है। सीजीएस पद्धति में इसका दो मात्रकें होती है। ठीक होता है, एक होता है ESU, ठीक है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या बोलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको बोलता है विद्युत स्थैत पद्धति, अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, जिसमें इसका मात्रक जो होता है, ठीक है, स्थैत कूलाम होता है। इसमें इसका मात्रक क्या होता है, स्थैत कूलाम। ठीक है दोस्तों, स्थैत कूलाम, इसको आप इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, स्थैत कूलाम। ठीक, आगे चलते हैं। जैसे कि एक कूलाम इक्वल टू होता है, एक कूलाम
इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्थैत कूलाम। ठीक है, इस तरह से आप इसको प्रदर्शित करते हैं। ये आपका AESU होता है। इसी तरह आप दूसरा पद्धति, इसका मान होता है, क्या होता है, EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, इसका दूसरा मान क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। हिंदी में इसको बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय पद्धति। ठीक है, ये इसका हिंदी नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मात्रा किसका होता है, एब कूलाम। एब कूलाम इसका मात्रक होता है। इसको प्रदर्शित इस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, एब कूलाम अर्थात 1 कूलाम बराबर होता है 1/10 एब कूलाम। इस प्रकार से इसको बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह इसका मात्रक हो गया। आवेश का मात्रक अर्थात विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है, हम SI पद्धति, MKS पद्धति या CGS पद्धति में इसके मात्रकों को देख सकते हैं। जैसे कि देखिए, SI या MKS पद्धति में इसका मात्रक होता है कूलाम, इसको कैपिटल C से प्रदर्शित किया जाता है। जबकि CGS पद्धति में इसको 2 प्रकार से बताया जा सकता है, जैसे कि ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और एक होता है EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है इसका स्थैत कूलाम होता है और इसमें होता है एब कूलाम। ठीक है, 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्थैत कूलाम और एब कूलाम में होता है 1 कूलाम का मान 1/10 एब। आवेश का जो विभव होता है वो होता है M0 L0 T और A, अर्थात इसका जो विभव होता है उसको AT के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज आवेश का अध्ययन किया है। विद्युत आवेश क्या होता है इसके बारे में जाना, उसका मात्रकों का अध्ययन किया, वो कैसी राशि है उसको अध्ययन किया और उसके विमाओं का। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। आवेश के प्रकार, इसको समझने के लिए हमको कुछ प्रयोगों को समझना पड़ेगा। चलिए चलते हैं उस प्रयोगों की ओर। सबसे पहला प्रयोग होता है, ठीक है, जिसमें हम एक कांच की छड़ लेते हैं, छड़, और एक लेते हैं रेशम का कपड़ा। ठीक है, तो कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर हम धागे की सहायता से स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं। और फिर दूसरा एक और कांच का छड़ लेते हैं जिसको रेशम के कपड़े से रगड़कर इस धागे से लटके कांच के समीप लाते हैं। तो इससे हम पाते हैं दोस्तों कि ये क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है। चलिए दूसरा प्रयोग चलते हैं। ये तो था हमारा पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग है, हम एक लेते हैं एबोनाइट की छड़। क्या लेते हैं, एबोनाइट की छड़, और एक लिया जाता है ऊनी कपड़ा। ऊनी कपड़ा, या आप बिल्ली की खाल भी ले सकते हो, बिल्ली की खाल। ठीक है दोस्तों, अब एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़ा या बिल्ली की खाल से रगड़कर पहले प्रयोग के भांति ही एक धागे की सहायता से लटका दिया जाता है, और दूसरे एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल या रेशम ऊनी कपड़े से रगड़कर पहले लटके हुए छड़ की ओर लाया जाता है, जिससे पता चलता है कि ये दोनों भी क्या हो रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा प्रयोग हम करते हैं कि सी, इसके अंतर्गत हम इन दोनों प्लेटों को यानी कि दोनों छड़ को लेते हैं। तो पहले हमने एक छड़ लिया, कौन सा छड़, कांच का छड़। ठीक है, जिसको हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा और धागे की सहायता से स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। और अब दूसरा छड़ लिया एबोनाइट की, जिसको हमने ऊनी कपड़े से रगड़कर इस धागे से लटके हुए छड़ के समीप लाया। तो इससे हम पाते हैं दोस्तों, इससे हम देखते हैं कि क्या होता है कि ये दोनों छड़ एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। अतः इन प्रयोगों के आधार पर हम बता सकते हैं कि इन दोनों छड़ों पे अलग अलग आवेश क्या हुए हैं, विद्यमान हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, हम इन तीनों प्रयोगों के आधार पर हम यह बता सकते हैं, सिद्ध होता है कि जो कांच की छड़ है और एबोनाइट की छड़ है, इन दोनों में ही अलग अलग चार्ज उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, अतः जो कांच की छड़ में, ठीक है, किसमें, कांच की छड़ में जो चार्ज उत्पन्न होता है उसको हम
उसको प्रारंभ में कचाभ नाम दिया गया, कचाभ या विट्रस। ठीक है दोस्तों, क्या बोला गया? कचाभ या विट्रस। विट्रस। ठीक। और जो एबोनाइट की क्षण, कौन सा क्षण था? एबोनाइट की क्षण इसमें जो चार्ज उत्पन्न हुआ गया उसको बोला गया रेजिनी। क्या बोला गया दोस्तों? रेजिनी। ठीक है। रेजिनी इस तरह से। चलिए दोस्तों, प्रारंभ में हमने बोला कि कांच की क्षण में जो आवेश था उसको कचाभ और एबोनाइट की क्षण में जो आवेश था उसको रेजिनस बोला गया। फिर एक वैज्ञानिक है बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने इन दोनों नामों को यानी दोनों आवेशों को नाम दिया गया, जैसे कि कचाभ को धनावेश तथा रेजिनी को ऋण आवेश नाम दिया। ठीक है। तो जो आवेश है उनका धनावेश और ऋण आवेश नाम किन्होंने दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। प्रारंभ में जो उनका नाम अलग था उनको चेंज करके उन्होंने ये नाम दिया, धनावेश और ऋण आवेश, जो आज भी प्रचलित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों कि आवेश के प्रकार में हम आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋण आवेश। तो धन आवेश हम किसको बोलेंगे? धन आवेश वह आवेश होता है जब हम रेशम कांच की क्षण को रेशम के कपड़े से जो जब रगड़ते हैं तो कांच के क्षण में जो आवेश उत्पन्न होता है उसको हम बोलेंगे धन आवेश, अर्थात इसके सिरों पर प्लस चार्ज उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार ऋण आवेश किसको कहेंगे? जब एबोनाइट की क्षण को उन्हीं कपड़ों से रगड़ा जाता है तो जो एबोनाइट की क्षण में उत्पन्न होता है आवेश उसको बोला जाता है ऋण आवेश। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम धन आवेश और ऋण आवेश का भी परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है। आई होप यह क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आपके समक्ष ऐसे ही अच्छे क्लासेस लेकर आते रहें। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।